जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। भिलाई में 20 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हथकोज में नवनिर्मित रेल इंडस्ट्रियल पार्क सहित अन्य कार्यों का शुभारंभ किया। दरअसल प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल शाम को भिलाई के इंडस्ट्रियल क्षेत्र हथकोज जहाँ पहुंचे, वहां उन्होंने हथकोज में नवनिर्मित रेल इंडस्ट्रियल पार्क और भारी एवं हल्का औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में निर्मित अधोसंरचनाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योग परिदृश्य को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। सरकार ने अब तक बात करें तो लगभग 167 MOU हस्ताक्षर किए हैं। इनके माध्यम से 78,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में प्रस्तावित है। 167 में से 90 इकाइयों को लगाने की प्रक्रियाएं भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जब औद्योगिक क्षेत्र बनते थे तब मौलिक सुविधाओं का अभाव होता था, इसके लिए काफी प्रयास करना पड़ता था और अब जब आज रेल पार्क की अधोसंरचना देखी गई, सारी सुविधाएं यहां पर मौजूद है। यहां जल्द ही यूनिट्स लग जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विभिन्न उद्योगों के माध्यम से प्रदेश में 19,550 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसके माध्यम से 33,000 लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ इसकी संभावनाओं को देखते हुए हमने फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर विशेष जोर दिया है। खाद्य एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में 478 इकाइयों के माध्यम से 1167 करोड़ रुपए का निवेश फिलहाल प्रस्तावित बताया जा रहा है, जिससे प्रदेश के 6,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। इस दिन जारी होगा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों का इंतजार अब जाकर खत्म होने वाला है। 15 मई तक 10वीं के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। वहीं 10वीं के परीक्षा परिणाम जारी होने के कुछ दिन बाद 12वीं के परीक्षा परिणाम भी जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा बालोद जिले के निपानी गाँव में स्कूल भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम पहुंचे हुए थे। वहां उन्होंने कहा कि 15 मई तक 10वीं बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। इसके अलावा 10वीं के परिणाम आने के कुछ दिन बाद ही 12वीं के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा परिणाम जारी करने के संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल की तैयारियां चल रही हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमण कम होने के बाद सत्र 2021-22 की परीक्षा ऑफलाइन की गई थी और ऐसे में 10वीं और 12वीं बोर्ड में 6,83,000 से भी ज़्यादा छात्र शामिल हुए। इसके अलावा बात करें तो 21 और 22 में छात्रों के सिलेबस में कटौती की गई है और अब जब छात्रों को रिजल्ट आने का इंतजार है तो इसके लिए एक्सपेक्टेड डेट भी बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में 12 और जिलों में अस्पतालों में शुरू होने जा रहा है निःशुल्क डायलिसिस। दरअसल बात करें तो प्रदेश के 12 और जिला अस्पतालों में जल्द ही निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिलने जा रही है। राष्ट्रीय निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम जीवन धारा के अंतर्गत रायपुर, गरियाबंद, जगदलपुर, जांजगीर, धमतरी, साथ ही साथ बात करें तो राजनांदगांव, सूरजपुर, कोरिया, कबीरधाम, मुंगेली, बलौदाबाजार और बालोद में जिला चिकित्सालय में कुल 54 डायलिसिस मशीनों की स्थापना का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। इन अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा शुरू होने से दूरस्थ अंचलों के किडनी रोगियों को भी स्थानीय स्तर पर निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिलने जा रही है। अभी फिलहाल प्रदेश के 8 जिला अस्पतालों में यह सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा बात करें तो 12 जिलों में डायलिसिस की सुविधा अब जाकर मिलने जा रही है। दूसरे चरण में भी दूरस्थ जिलों में इस प्रकार की सुविधा, जो कि अभी फिलहाल अभाव में है, इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। इधर स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के नेतृत्व में प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के अस्पतालों में भी चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। जसपुर, कांकेर, अंबिकापुर, कोरबा और बीजापुर जैसे सुदूर क्षेत्रों में पहले चरण में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा की शुरुआत के बाद अब दूसरे चरण में गरियाबंद, जगदलपुर, सूरजपुर, कोरिया और कबीरधाम जैसे दूरस्थ जिलों में भी इसे शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। अब तक 36 मशीनों की स्थापना फिलहाल हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में एक साथ खुलने जा रहे हैं 50 नए एकलव्य आवासीय विद्यालय। एक स्कूल में 420 बच्चों को यहां पर प्रवेश का लाभ मिलने जा रहा है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य में खोले जा रहे एकलव्य विद्यालयों में छात्रों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा है कि एकलव्य विद्यालय ऐसे सुगम स्थान पर स्थापित करे जहां पर छात्रों को आने जाने में असुविधाओं का सामना न करना पड़े। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है
है कि विद्यालय जहां स्थापित किए जा रहे हैं वहां पर भूमि इत्यादि के लिए सभी जरूरी औपचारिकता पूरी करवाएं। साथ ही साथ गौरतलब है कि भारत शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में 50 नए एकलव्य आवासीय विद्यालय आदिवासी क्षेत्रों में स्वीकृत किए गए हैं। इन आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे। प्रत्येक विद्यालय में 420 बच्चों का शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एकलव्य विद्यालयों के संबंध में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है। इसके अलावा बात करें तो छत्तीसगढ़ में 50 एकलव्य विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इनमें बलरामपुर जिले में बरती कला, रामनगर, देवी गंगा, साथ ही साथ गोदोहना और साथ ही साथ बूढ़ा बगीचा नवापारा में एकलव्य विद्यालय स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ बीजापुर में, गौरेला पेंड्रा मरवाही में भी, नेवसा पेंड्रा रोड में भी, साथ ही साथ बस्तर में, इसके अलावा छिंदवाड़ा, साथ ही साथ दंतेवाड़ा में, मेटापाल, हारम, कुआकोंडा में, इसके अलावा बात करें तो गरियाबंद में भी, साथ ही साथ प्रत्येक ऐसे चुनकर यहाँ पर जो जिले हैं इनका नाम शामिल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों को लग गई है बुरी नज़र। 177 में से लगभग 99 केंद्र हो गए हैं बंद और यहां पर कोई भी दवाइयों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दरअसल बात करें तो वर्तमान में दवाइयां सोने से भी महंगी हो गई हैं, जो गरीब के लिए आसमान छूने से कम नहीं है। गरीबों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना सन 2016 में शुरू की थी। पूरे छत्तीसगढ़ में 177 जन औषधि केंद्र खोले गए, जहाँ पर 50% से भी ज़्यादा छूट पर 1300 से ज़्यादा दवाइयां पाई जाती थी। दवाइयों से हजारों गरीबों का इलाज तो मिला, लेकिन अब इस योजना को जैसे नजर लग गई है। योजना के तहत खोले गए 177 में से अब 78 सेंटर्स ही रह गए हैं। इन केंद्रों पर मिलने वाली 1300 से भी अधिक दवाइयों में अब सिर्फ 580 प्रकार की दवाइयां ही अवेलेबल हो पा रही हैं। हालांकि राज्य के लोगों के लिए प्रदेश सरकार ने धन्वंतरी योजना की भी शुरुआत की है। इसके तहत खुले सेंटरों पर दवाइयां कम कीमत पर मिलती है, लेकिन जन औषधि केंद्र के छत्तीसगढ़ प्रभारी अनीस का मानना है कि धन्वंतरी सेंटर से भी कम कीमत पर जन औषधि केंद्र पर दवाइयां मिलती है। इसीलिए जन औषधि केंद्र खोलने के लिए प्रॉपर जगह मिलनी चाहिए। इधर लगातार बंद हो रही प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार दुर्भाग्यवश यहां पर फैसले ले रही है, जिसका नुकसान छत्तीसगढ़ के आम लोगों को हो रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की योजनाएं केवल किताबी है, असली लाभ राज्य की योजनाओं से ही है। छत्तीसगढ़ में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और तापमान बढ़ते बढ़ते 46 डिग्री के पास जा पहुंचा है। इसके अलावा बात करें तो सबसे गर्म रहा मुंगेली। शुक्रवार को भी हीट वेव और लू का अलर्ट है। बस्तर में भी बरसात की संभावना फिलहाल अभी भी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में बात करें तो बीते दिन का तापमान थर्मामीटर का पारा 46 डिग्री सेल्सियस के तकरीबन करीब जा पहुंचा। यहाँ 45.7 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान के साथ मुंगेली सबसे गर्म स्थान रहा। 44.6 डिग्री सेल्सियस के साथ बिलासपुर और 44.1 डिग्री सेल्सियस के साथ रायपुर शहर भी अप्रैल के अधिकतम तापमान के सर्वकालिक रिकॉर्ड के तकरीबन करीब जा पहुंचा। इसके अलावा प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभागों और सरगुजा संभाग के कुछ हिस्सों में लू जैसी स्थिति बनी रही। सुबह 10 बजे के बाद से ही धूप असह्य होने चली थी। इसके अलावा दोपहर बाद गर्म हवा के थपेड़ों से बाहर काम कर रहे और यात्रा कर रहे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं बस्तर संभाग में सामान्य से तकरीबन 1 डिग्री सेल्सियस अधिक जा पहुंचा। अब बात करें सबसे अधिक 45.7 डिग्री सेल्सियस तापमान मुंगेली में रिकॉर्ड किया गया है। अक्ति पर माटी पूजन जो है छत्तीसगढ़ की सरकार करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में 3 मई को हर ब्लॉक में इसका आयोजन होने जा रहा है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में अब अक्षय तृतीया यानी कि अक्ति को माटी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राजधानी रायपुर में 3 मई को इसका राज्य स्तरीय आयोजन होगा। वहीं जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर ऐसे आयोजनों में मंत्री, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों भी शामिल होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद प्रशासन ने इसकी तैयारियां भी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग अंचल में किसी न किसी रूप में माटी तिहार या फिर माटी की पूजा करने की परंपरा रही है। बस्तर में चैत्र नवरात्रि के समय से ही माटी की पूजा की जाती है। मैदानी हिस्सों में अक्षय तृतीया के दिन दोना में बीज लेकर अगरबत्ती, नारियल, मिठाई सब लेकर लोग जाते हैं। खेत में भूमि की पूजा की जाती है और इसी के साथ नए साल की शुरुआत होती है। इसके अलावा बात करें तो अधिकारियों के मुताबिक
छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल की जा रही है और इसी की बात करें तो इस कड़ी में मिट्टी की उर्वरा शक्ति के पुनर्जीवन के लिए रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के स्थान पर वर्मी कंपोस्ट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जोर फिलहाल दिया जा रहा है, जो कि गौठानों में बनाया जा रहा है। वैट को लेकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में ठनी का मामला सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले कि देश को गुमराह कर रहे हैं प्रधानमंत्री, रसोई गैस पर कोई वैट नहीं लगता फिर भी दाम क्यों बढ़ रहे हैं। ये सवाल भी प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री ने किया हुआ है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आलोचना की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बीते दिन रायपुर में कहा कि प्रधानमंत्री देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार की वजह से कीमतें बढ़ी हैं। अगर वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स की वजह से ऐसा होता तो रसोई गैस की कीमतें आखिरकार क्यों बढ़ रही है। इस सवाल को लेकर भी प्रधानमंत्री से सवाल दागे गए और उस पर तो कोई वैट नहीं लगता ये भी बताया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रेस से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कोरोना की बैठक ले रहे थे, अचानक ही वे पेट्रोल डीजल की बात करने लगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है, लेकिन अब इन्होंने सेस लगा दिया है। इस सेस का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, राज्य सरकारों को नहीं। राज्य सरकारों का हक मारा गया। ये बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है। इसके अलावा बात करें तो देश को बहकाने की बात यहाँ पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये सभी बातें भी मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है। रेडी टू ईट को लेकर के सरकार के पक्ष में फैसला आ चुका है। हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है 287 याचिकाएं। अब ऑटोमेटिक मशीनों से यहां पर फूड सप्लीमेंट बनने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रेडी टू ईट फूड को लेकर बनाई गई राज्य शासन की नई व्यवस्था को सही बताया है। बात करें तो इस आदेश के साथ ही जस्टिस RCS सामंत ने महिला स्व सहायता समूहों की ओर से दायर की गई तकरीबन 287 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब रेडी टू ईट खाद्य सामग्री के उत्पादन का काम ऑटोमेटिक मशीन से कराने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को बांटे जाने वाले रेडी टू ईट खाद्य सामग्री के वितरण का काम केंद्रीकृत करने का फैसला लिया है। पहले इसे महिला स्व सहायता समूह करते थे और शासन के इस निर्णय के खिलाफ 5 महिला स्व सहायता समूहों ने जनहित याचिका दायर की थी। इसके साथ साथ अलग अलग स्व सहायता समूह की ओर से तकरीबन 287 याचिकाएं दायर की गई थीं। बालको कोरबा की उत्पादन क्षमता अब दोगुनी होने जा रही है। विनिवेश के बाद यह तीसरा बड़ा विस्तार प्लांट होने जा रहा है। बालको के नए स्मेल्टर का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू होने जा रहा है। वेदांता समूह की भारत एल्यूमिनियम कंपनी यानी कि बालको जल्द ही अपनी उत्पादन क्षमता दोगुनी कर लेगी। बालको विनिवेश के बाद यह तीसरा बड़ा विस्तार प्लांट होने जा रहा है। 7,500 करोड़ की लागत से यह 5 लाख और साथ ही साथ 10,000 टन सालाना क्षमता का स्मेल्टर बनने जा रहा है। इसके अलावा इसके लिए जनवरी 2021 में पर्यावरणीय जन सुनवाई की गई थी। अब केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसकी अनुमति दे दी है। इस स्मेल्टर के बनने से 2000 से भी ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। प्लांट में आउटसोर्स से कराए जाने वाले काम में भी 6000 लोग लगेंगे। 9 साल पहले HTPCS पावर प्लांट की लगभग 500 मेगावाट इकाई की स्थापना के बाद ऊर्जा नगरी कोरबा में बनने वाला यह पहला बड़ा कारखाना होगा। अंतिम बड़ी खबर, भाजपा ने शुरू कर दी है छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियां। आला कमान ने डॉक्टर रमन सिंह समेत कई नेताओं को दिल्ली बुलाया है। दरअसल बात करें तो खैरागढ़ उपचुनाव से कांग्रेस से मिली हार के बाद भाजपा आला कमान की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसीलिए 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की दशा और दिशा को सुधारने के लिए हाईकमान ने प्रदेश संगठन के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया है। इस उपचुनाव में मिली हार का असर अब चुनाव कमान संभाल रहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ अन्य दिग्गज नेताओं पर पड़ता दिख रहा है। दरअसल अब भाजपा आला कमान ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और महामंत्री पवन साय को दिल्ली बुलाया है। ये सभी नेता जो है दिल्ली पहुंचने जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि नेताओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और महामंत्री शिव प्रकाश के साथ उनकी बैठक हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर एक छोटा सा लाइक इस वीडियो को कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।